जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 43 जिसमें हम सीखेंगे फाइल क्लास के बारे में। जावा में फाइल नाम की एक क्लास होती है जो एक फाइल को रिप्रेजेंट करने के काम आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फाइल क्लास ये एक फाइल के पाथ को या डायरेक्टरी के पाथ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कंप्यूटर में किसी पर्टिकुलर ड्राइव में, लेट्स से देयर इज़ अ ड्राइव कॉल्ड जी, ओके, जी ड्राइव है और इसके अंदर एक फोल्डर है, ठीक, और इस फोल्डर का नाम है जावा प्रोग्राम्स, ठीक है, जावा प्रोग्राम्स, ठीक है। और इस जावा प्रोग्राम के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है name1.txt। तो इसका पाथ नेम क्या होगा? g:\n /java programs java programs /name1 .txt, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये पूरा पूरा इसका पाथ नेम हो गया, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं पाथ नेम। अब ये पाथ नेम किसका है? एक फाइल का है जिसका नाम है name1.txt। अगर मैं ये name1 हटा दूं, केवल जावा प्रोग्राम्स तक लिखूं, तो ये एक डायरेक्टरी का, एक फोल्डर का पाथ हो जाएगा। तो फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट एक डायरेक्टरी पाथ नेम को करता है रिप्रेजेंट। तो इससे क्या होगा? इससे हम फाइल को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो जिस पाथ नेम को फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा, उस फाइल को, ये फाइल को नहीं एक्सेस करेगा, फाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेस करेगा। देखिए, दोनों में बहुत अंतर है। फाइल को एक्सेस करने का मतलब है फाइल के डेटा को एक्सेस करना, फाइल में क्या लिखा है या लिखना है। और फाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेस करना मतलब फाइल का साइज क्या है, फाइल राइटेबल है या नहीं है, ये फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं है, फाइल का नाम क्या है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फाइल की एक इंफॉर्मेशन अलग होती है। आप इसको ऐसे समझिए कि ये है फाइल जिसमें कुछ डेटा होगा, लेकिन इस फाइल के करस्पॉन्डिंग एक इंफॉर्मेशन सेट और बना होगा जिसमें लिखा होगा फाइल का नाम क्या है, इसमें लिखा होगा फाइल का साइज़ क्या है, इसमें लिखा होगा फाइल में परमिशंस क्या हैं, फाइल रीड ओनली है, राइट ओनली है, किस तरह की फाइल है, एग्जीक्यूटेबल है। ये सारी जानकारियाँ इस फाइल के बारे में अलग जगह रखी होगी। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है हमारे फाइल का ऑब्जेक्ट। तो देखा जाए तो ये जो डेटा है ये अबाउट दिस फाइल है, इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फाइल। तो इसको क्या बोल सकते हो? मेटा डेटा, यानी इस फाइल की इंफॉर्मेशन यहाँ रखी हुई है, और इसको रिप्रेजेंट करता है हमारा फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट। तो फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से हम किसी पर्टिकुलर फाइल के मेटा डेटा को एक्सेस करेंगे, जिससे कि उस फाइल के बारे में तो हमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगे, लेकिन हम फाइल को एक्सेस नहीं कर रहे। ओके, आइए देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। क्योंकि फाइल क्लास आईओ पैकेज में है, सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखकर आईओ पैकेज के अंदर मौजूद इस फाइल क्लास को इंपोर्ट करना है। तो आप लिखेंगे import java.io.file। इसके बाद आपने इस एग्जाम्पल में आपने एक क्लास बनाई है फाइल example1 नाम से, और इसके अंदर मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर आप फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। किस तरीके से? आपने फाइल f1 लिखा जो कि रेफरेंस वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपने लिखा न्यू और फाइल क्लास का नाम। फाइल क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें कि आप एज अ स्ट्रिंग पाथ पास कर रहे हैं। अब ये जो पाथ आपने पास किया है, ये अभी जो मैंने आपको समझाया था वही है। जी ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर है और उसके अंदर एक फाइल है name1.txt। उसके बाद
ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऑब्जेक्ट बना है ये फाइल के मेटा डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मैं कुछ फंक्शंस कॉल कर सकता हूँ फाइल क्लास के, जैसे कैन राइट, एग्जिस्ट या गेट नेम या लेंथ। इन फंक्शंस को कॉल करके मैं कुछ जानकारी हासिल कर सकता हूँ। जैसे कैन राइट ये बताएगा कि ट्रू है कि फॉल्स है, यानी राइटेबल होगा तो ट्रू, राइटेबल नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। एग्जिस्ट करती है इस नाम की फाइल वहाँ पर, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। गेट नेम में ये फाइल का नाम रिटर्न कर देगा। लेंथ में ये बाइट्स में बता देगा कितनी बाइट्स की आपकी फाइल है, यानी साइज बता देगा। तो इस प्रोग्राम को हम बना के देखते हैं कैसा बनेगा। अब इस प्रोग्राम को बनाना कहाँ है, तो जी ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स के अंदर हम लोग इसको बना रहे हैं। तो इसमें मैं न्यू फाइल लेता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसका नाम रख लेता हूँ फाइल example1.java। ये बन गई मेरी फाइल। अब मैं इसमें कोडिंग करूँगा। अभी तो ये 0 बाइट की फाइल है, ठीक है। अब मैं इसको Notepad++ से ओपन करता हूँ। ओके, ये बाकी सारी फाइल्स को बंद करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा import स्टेटमेंट java.io.file, देन पब्लिक क्लास फाइल example1। इसके अंदर हम बनाते हैं मेन फंक्शन, यानी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन स्ट्रिंग args। ये हमारे मेन फंक्शन की बॉडी, और मेन फंक्शन के अंदर हम फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं न्यू फाइल, और इसके अंदर हम पाथ नेम देंगे, यानी एज अ स्ट्रिंग हम इसमें पास करेंगे। वैसे फाइल क्लास में कुछ कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक कंस्ट्रक्टर फाइल क्लास का ये है जिसमें हम एज अ स्ट्रिंग फाइल का पाथ नेम पास कर रहे हैं। मैंने लिखा g:/java programs/name1.txt। पर मैं आपको बताऊं, अभी कोई भी फाइल name1.txt नाम की बनी नहीं है, क्योंकि ये पाथ अभी हमने देखा, इस पाथ पे तो हमने अभी ये फाइल example1.java बनाई हुई है, बाकी और कोई तो हमने फाइल इसके अंदर बनाई नहीं है। तो फिलहाल इस नाम की कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। हम लिखते हैं system.out.println, और इसमें लिख देते हैं is exist, और इसमें कंकैटिनेट करवाता हूँ f1 डॉट, फंक्शन का नाम अभी हमने देखा था exist, ठीक है, ये हमने नाम देखा था, तो इसको हम कॉल कर लेंगे exist। देखते हैं ये ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स। तो इसको अब मैं कंपाइल रन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा जावा सी कंपाइल करने के लिए फाइल example1.java। अभी हम देखेंगे ये कंपाइल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है, कोई एरर इसके अंदर नहीं आई है। अब इसको करते हैं रन, जावा फाइल example1। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आउटपुट हमें देखना है कि ट्रू है कि फॉल्स। देखिए फॉल्स, क्योंकि इस नाम की कोई फाइल वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हम ये चाहते हैं कि इस नाम की फाइल एग्जिस्ट हो जाए, यानी क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पर एक फंक्शन फाइल क्लास के पास होता है क्रिएट न्यू फाइल। क्रिएट न्यू फाइल फंक्शन के कारण नई फाइल क्रिएट हो जाएगी।
तो अभी जो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है वो एग्जिस्ट करने लगेगी। तो बेसिकली किसी फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मेटा डेटा ही होता है, जो कि अभी हमने समझा था। ये फाइल है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेटा डेटा बना दिया, मतलब मैं फाइल को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो मेटा डेटा बनाना ही बेसिकली फाइल बनाना है, क्योंकि वही तो फाइल का डिस्क्रिप्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट न्यू फाइल फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं फिर से लिखता हूँ f1 डॉट क्रिएट न्यू फाइल। क्या होगा, इससे फाइल क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद मैं चेक करूंगा क्या फाइल एग्जिस्ट करती है। तो मैं इस प्रोग्राम को जब रन करूंगा, देखिए, तो मैं आपको साइमल्टेनियसली दिखाऊंगा भी कि ये बनती है कि नहीं। ठीक है, तो अभी पहले तो मैं इसको खैर कंपाइल करूं। अभी आप देखिए, आप साइमल्टेनियसली उस फोल्डर को भी देख पा रहे हैं, जावा प्रोग्राम्स फोल्डर को, और इसके अंदर अभी फाइल example1 जो कि हमारा प्रोग्राम है, जावा फाइल है, और उसकी डॉट क्लास फाइल है जो कि कंपाइल करने के बाद बनी होगी। फिलहाल मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ। मैंने कंपाइल किया और एक एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी हुई है, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये एरर मैसेज क्या कह रहा है। अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड, क्योंकि ये चेक्ड एक्सेप्शन है। अगर आपने एक्सेप्शंस वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो ज़रूर देखिएगा, आपको रीज़न समझ में आ जाएगा। ये चेक्ड एक्सेप्शन है, और चेक्ड एक्सेप्शन पे या तो आपको ट्राई कैच लगाना होता है या फिर आपको थ्रोज लिखकर ये बताना होता है कि जावा खुद इस एक्सेप्शन को हैंडल करे। तो बाकी हमारे कोड में और कोई मिस्टेक नहीं है, हमें सिर्फ या तो ट्राई कैच लगा लेना चाहिए या थ्रोज लिख देना चाहिए। तो मैं पहले थ्रोज लिख रहा हूँ। तो मैंने लिखा थ्रोज, कहाँ लिखा, मेन फंक्शन के अंदर ये एक्सेप्शन आ रही है, इसलिए मेन फंक्शन पे थ्रोज IO एक्सेप्शन। ठीक है, तो अगर किसी को भी इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ आप पहले एक्सेप्शन वाले लेक्चर्स देख लीजिए। और जो मैंने यहाँ लिखा है इसका आज की क्लास के समझने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आज हमारा पूरा फोकस जिस चीज़ पर है, फाइल क्लास के बारे में समझने में, उसमें इस थ्रोज का कोई रिलेशन नहीं है। वो तो बाय चांस इस फंक्शन में कुछ चेक्ड एक्सेप्शन आ सकती है, इसलिए हमको ये लिखना पड़ा। पर इसमें इसको समझने के लिए एक्सेप्शन को समझना ज़रूरी नहीं है। पर मैंने थ्रोज IO एक्सेप्शन क्यों लिखा है ये आप समझ सकते हैं पुराने लेक्चर्स जो मेरे रखे हुए हैं इसी में, उनको देखकर। अब मैंने ये थ्रोज IO एक्सेप्शन लिख दिया है, तो आई होप अब कोई एरर नहीं होनी चाहिए। तो मैं फिर से पहले क्लियर कर लेता हूँ। अभी मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ, और अब क्या एरर आ रही है देखिए। मैंने लिखा है कैन नॉट फाइंड सिंबल। ओके, वो IO एक्सेप्शन को नहीं समझ पा रहा है। क्यों, कुछ एक्सेप्शन में स्पेलिंग में मिस्टेक है, क्या है? तो देखिए इसका रीज़न बहुत सिंपल है। IO एक्सेप्शन क्लास का नाम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि ये क्लास इंपोर्ट की हो। आपने अपने प्रोग्राम में IO पैकेज की सारी क्लासेस इंपोर्ट नहीं करी हैं, सिर्फ फाइल क्लास इंपोर्ट करी है। तो मुझे क्या करना चाहिए, IO एक्सेप्शन क्लास को भी इंपोर्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ IO एक्सेप्शन। आप ऑल्टरनेटिवली ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे लगा देते स्टार एस्ट्रिक, तो फिर आपको ये अलग से एक एक क्लास के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, IO पैकेज के अंदर की सारी क्लासेस इंपोर्ट हो जाती। पर फिलहाल हमने एरर को दूर कर लिया है। अब देखते हैं, मैं फिर से इसको कंपाइल कर रहा हूँ, अभी कोई एरर नहीं है। अब मैं आपको साइमल्टेनियसली दिखाता हूँ इसको रन करते वक्त कि क्या यहाँ पर फाइल बनती है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। देखिए इसको मैं रन करूँगा और यहाँ पर कोई फाइल बनती है कि नहीं वो आप देखेंगे। ये देखिए फाइल बन गई। हमें यहाँ फाइल बनती हुई बाद में दिखाई दी थी, और यहाँ पे इज एग्जिस्ट ट्रू पहले बन गया था, क्योंकि ये तो ग्राफिकल इंटरफेस है जो आपको फाइल की शक्ल दिखा रहा है। एक्चुअल में तो उसने पहले ही ये फाइल बना ली होगी, यानी फाइल डिस्क्रिप्टर मेटा डेटा बना लिया होगा, यहाँ पे ट्रू प्रिंट भी हो गया। उसके बाद वो यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर रहा है कि ओके दिस फाइल इज अवेलेबल इन दिस फोल्डर, राइट। तो अब हमने ये भी सीख लिया कि कैसे इससे फाइल बना सकते हैं। अच्छा, अब हम ये बाकी के काम भी कर सकते हैं।
हम ये चेक कर सकते हैं ये राइट की जा सकती है कि नहीं, इसका नाम क्या है, इसका लेंथ क्या है, ये सब भी हम चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम कोडिंग में एक दो लाइंस और लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा एक फंक्शन है लेंथ, तो ये लेंथ बता देगा, तो फाइल साइज, ठीक है, फाइल साइज। अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल रन करता हूँ, ये कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, ये रन किया, देखिए फाइल साइज अभी 0 है, 0 बाइट्स। अगर मैं फाइल में कुछ डेटा लिख दूंगा तो ज़रूर उसका साइज़ चेंज हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर कुछ डेटा लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, और इस फाइल को कर देता हूँ सेव। अब देखते हैं इसी प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है। फिर से इसी प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। अब ये बोल रहा है कि 14 बाइट्स है इसका। 14 बाइट्स क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि इस फाइल के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यस 14 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। तो 14 बाइट्स इसने कंज्यूम कर लिया है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट, ये सारे फंक्शंस आपको चला के देखना है। गेट नेम, ये नाम बता देगा, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, कैन रीड कैन राइट फंक्शंस होते हैं। डिलीट नाम का भी एक फंक्शन होता है जो फाइल को डिलीट कर देता है, ठीक है, बहुत काम का फंक्शन है। किसी फाइल को डिलीट करना है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस प्रोग्राम में करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर f1.delete फंक्शन चलाता हूँ और हम देखेंगे फाइल डिलीट होती है कि नहीं होती। अगेन इसको कंपाइल करता हूँ, ये मैंने कंपाइल किया। अभी जब मैं इसको रन करूँगा तो मैं आपको साइमल्टेनियसली दिखाना चाहता हूँ फोल्डर, ताकि आप देख सकें कि ये फाइल डिलीट होती है कि नहीं होती है। तो आप देखिए अभी तो फाइल आपको दिखाई दे रही है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए मैंने रन किया, ये फाइल डिलीट होगी। लेकिन डिलीट चलाने से पहले मैंने system.out.println चलाए थे, तब फाइल एग्जिस्ट करती थी, इसलिए उसने ट्रू दिया और फाइल साइज़ भी बता दिया। उसके बाद फाइल डिलीट हुई है। यानी अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि फ़ाइल क्रिएट होगी, क्योंकि अपने फाइल को क्रिएट करने का भी फंक्शन कॉल किया है। उसके बाद इस एग्जिस्ट में ट्रू भी आएगा। उसके बाद फाइल साइज़ 0 बाइट्स बताएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा, वो नई फाइल क्रिएट होगी। और उसके बाद फाइल डिलीट भी हो जाएगी। तो एक बार फिर चला के देखते हैं। देखिए ट्रू 0, फाइल बनी और डिलीट हो गई। वो हमें यहाँ दिखा ही नहीं, शो ही नहीं करा, क्योंकि वो फाइल डिस्क्रिप्टर इंटरनली मेटा डेटा बना होगा और बनने के बाद वो जब तक यहाँ शो होता उससे पहले ही वो डिलीट हो गया, तो यहाँ को शो हो ही नहीं पाया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी फाइल क्लास है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं। और आपको अगर मेरे सारे वीडियोस ढूंढने में यूट्यूब पे दिक्कत जाती, क्योंकि एक से ज़्यादा चैनल्स हैं और उसमें कई सारे वीडियोस हैं, तो आपके लिए एक वेबसाइट मैंने बनाई हुई है www.mysearchgee.com। इस वेबसाइट को ज़रूर से विजिट करिए। इस वेबसाइट पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे जो भी मैंने यूट्यूब में रखे हुए हैं, और सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। किसी वीडियो का कोई चार्ज नहीं है। आप C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS या प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज या कैंपस प्रिपरेशन, ये सब के वीडियोस यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखे हुए हैं। आप एक सीक्वेंस में उसको देखें अगर आप बिगिनर हैं तो। और अगर आपको लगता है कि ये सारे वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं, एक तो ये हिंदी में है, तो कई लोगों के ये बहुत काम आने वाले हैं, ये आप भी समझते हैं। और अगर आपको लगता है वाकई में ये एक तरह की हेल्प है उन लोगों के लिए जो लोग कोचिंग में क्लियरली समझ में नहीं आता है, उन लोगों के लिए ये वीडियोस हो सकता है बहुत ज़्यादा काम के हों। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे बस इतना है, मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये सब लोगों तक पहुँचे, सब लोग इसको देख सकें। तो जब हमको चीज़ें समझ में आती हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारी जो एक्चुअल कैपेबिलिटी है वो उसके बाद बाहर आती है। यानी उससे पहले तक तो हम कोई एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति में ही नहीं होते, लेकिन जब हमें चीज़ें समझ में आती है तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जागता है और हम लोग मेन स्ट्रीम में आ पाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम जितना लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाएं, आपको सिर्फ इतना करना है कि इसको शेयर करना अपने फेसबुक वॉल पे। आप अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए, देखिए कई सारे लोग आपके थ्रू देखेंगे इसको। तो इतनी हेल्प आप मेरी और उन लोगों की करिए।
और अगर आपको पसंद आए तो आप बार बार इस साइट पे आइए। मैं डेली इस साइट पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो आपको हमेशा इस साइट पे कुछ नया मिलता रहेगा। थैंक यू।